हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सुबह 7 बजने को हैं। 7 की बड़ी बात में आपका स्वागत है और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। आज 80 पैसे महंगा हो गया है पेट्रोल और डीजल। आज सुबह 6 बजे से नई कीमतें लागू हो गई हैं। 137 दिन बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। 4 नवंबर 2021 के बाद आज कीमतें बढ़ी हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। आज 80 पैसे महंगा हो गया है पेट्रोल और डीजल। आज सुबह 6 बजे से नई कीमतें लागू हो गई हैं। 137 दिन बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। 4 नवंबर 2021 के बाद आज कीमतें बढ़ी हैं। तो महंगाई की मार है और पेट्रोल डीजल के दाम 137 दिन बाद बढ़े हैं, जिसका असर तमाम चीज़ों पर पड़ता है। पेट्रोल डीजल के दाम व्यापार पर पड़ता है। जाहिर सी बात है, महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। रायसेन से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का आज दौरा है। पीड़ित परिवारों से सीएम शिवराज मुलाकात करेंगे। होली के दिन खमरिया पौड़ी गांव में 2 पक्षों में विवाद हुआ था और विवाद में एक की मौत हुई थी। वहीं 40 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। तो रायसेन के दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। होली के दिन खमरिया पौड़ी गांव में 2 पक्षों में विवाद हुआ था। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं जब ये पूरा विवाद सामने आया और आज प्रभावित लोगों से मिलने के लिए भी, घायलों से मिलने के लिए भी आज सीएम शिवराज पहुंचेंगे। तो सीएम शिवराज आज रायसेन के दौरे पर रहेंगे। पीड़ित परिवारों से सीएम शिवराज मुलाकात करेंगे। तो होली के दिन पौड़ी गांव में 2 पक्षों में विवाद हुआ था। खमरिया पौड़ी में विवाद में एक की मौत हुई थी, 40 से अधिक घायल हुए थे। तो पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे रायसेन में आज सीएम शिवराज। बढ़ते आगे रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 10वां दिन है और आज भी कई मुद्दे सदन में गूंजेंगे। सीएम भूपेश बघेल पटल पर प्रवृत्तियों की समीक्षा रखेंगे। साल 2021-22 के बजट की तीसरी तिमाही के आय व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा वो पटल पर रखेंगे। मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम पर पटल पर ये प्रतिवेदन रखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का 14वां वार्षिक प्रतिवेदन भी पटल पर रखा जाएगा। कई मुद्दों को लेकर ध्यानाकर्षण लगाया गया है। तो राजस्व, नगरीय प्रशासन, शिक्षा और पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया जाएगा विभिन्न मुद्दों पर। धर्मलाल कौशिक बिलासपुर में भू माफिया के कब्जे पर ध्यान आकर्षण लेकर आएंगे। शैलेश पांडे बिलासपुर में नाला निर्माण न होने पर ध्यान आकर्षण लेकर आएंगे। तो शिवरतन शर्मा, धर्मलाल कौशिक भिलाई में जमीन बिक्री में अनियमितता का मुद्दा उठाएंगे। लखेश्वर बघेल बस्तर मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी पर ध्यान आकर्षित करेंगे। तो बृजमोहन अग्रवाल घोड़घाट परियोजना के निर्माण कार्य शुरू नहीं होने का मुद्दा उठाएंगे। तो आज मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज का दौरा है और बहुत सारी अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी इस वक्त विवेक पटैया भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, जानना चाहेंगे आज क्या कुछ खास होगा मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में आज रंग पंचमी का जो है उत्साह है। लोगों में रंग पंचमी को लेकर पिछले 2 सालों से उत्साह था, लेकिन कोविड के कारण लोग रंग पंचमी का त्यौहार नहीं मना पा रहे थे और आज मध्य प्रदेश के हर जिले में, हर गांव में रंग पंचमी हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। और सबसे बड़ी जो रंग पंचमी है वह इंदौर में मनाई जाती है। इंदौर में गैर जो है बड़ा फेमस है, वर्ल्ड फेमस है और इसलिए आज
लंबे वक्त के बाद जो है इंदौर में रंग पंचमी का गैर जुलूस निकलेगा। इसके साथ ही फाग उत्सव भी होगा। फाग उत्सव में भी बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रायसेन जाएंगे। दोपहर बाद रायसेन के एक ऐसे गांव पहुंचेंगे जहां पर पिछले दिनों आदिवासी और एक समुदाय के बीच झड़प हुई थी और उसके बाद कई आदिवासी घायल हुए थे। एक की मौत भी हो गई थी फायरिंग से। उस गांव में जाकर मुख्यमंत्री पीड़ित परिवारों से मिलेंगे, उनके परिजनों से मिलेंगे, उनको सांत्वना देंगे। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने हमीदिया अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की थी, उनको आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया था मुख्यमंत्री ने। और आज परिवारों से मिलने के लिए मुख्यमंत्री गांव जा रहे हैं और वहां पर जाकर लोगों से मुलाकात भी करेंगे जो हताहत हुए इस होली के दिन जो उपद्रव हुआ था उसमें दो पक्षों के बीच जो है विवाद हुआ और विवाद ने जो है उपद्रव का रूप ले लिया था। जहां आज मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। सिलवानी ब्लॉक के अंतर्गत ये गांव आता है, वहां पर मुख्यमंत्री का दौरा कार्यक्रम है। इसके साथ ही आज रंग पंचमी में नेता एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आएंगे। तो राजधानी भोपाल में ये खबरें हैं जिस पर IBC 24 की पूरे दिन नजर बनी हुई रहेगी। बिल्कुल विवेक, अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बजट सत्र के 90वें दिन छत्तीसगढ़ विधानसभा में अलग अलग मुद्दों पर गर्मा गर्मी नजर आई। पंचायत, PWD, कृषि और नगरीय प्रशासन विभाग को लेकर सवाल पूछे गए। स्टॉप डैम के निर्माण में अनियमितता पाए जाने पर मंत्री TS सिंहदेव ने विधानसभा में ही 14 दोषी वन अधिकारियों और कर्मचारियों के निलंबन की घोषणा कर दी। विधानसभा में किसानों की मौत का मामला गूंजा। बीजेपी विधायक कृष्णमूर्ति बांधी ने पूछा कि जनवरी 2019 से फरवरी 2022 तक कितने किसानों ने आत्महत्या की है और उनको सरकार ने कितना मुआवजा दिया। इस पर मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 3 साल में अलग अलग वजहों से 570 किसानों ने आत्महत्या की है, लेकिन उनको किसी तरह का मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। जो भी राहत राशि दी जाती है वो CM के विशेषाधिकार के रूप में होती है। साथ ही मंत्री ने बताया कि किसानों की आत्महत्या के मामले पहले के मुकाबले कम हुए हैं। जब लखीमपुर खीरी के मामला आते हैं तो 50 लाख रुपए मुख्यमंत्री उनको दे सकते हैं और आज इस बात को उठाया गया कि यहाँ के लिए मुख्यमंत्री क्यों नहीं दे सकते जब वहाँ के किसान को दे सकते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जहाँ जहाँ प्रकरण वाइज देखते हैं वहाँ विवेकानिधि निधि से राशि का अंतरण करते हैं और अभी जिन किसानों की मौत आत्महत्या से हुई है इस प्रकार से जानकारी जहाँ मिल रही है तकलीफों के कारण वहाँ मुख्यमंत्री जी के द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। वहीं मरवाही वन मंडल में पुलिया और स्टॉप डैम निर्माण में अनियमितता का मामला भी सदन में गूंजा। विधायक गुलाब कमरों ने ध्यानाकर्षण के जरिए ये मुद्दा उठाया। पंचायत मंत्री TS सिंहदेव ने माना कि गड़बड़ी हुई है। मंत्री सिंहदेव ने सदन में जिला पंचायत CEO गजेंद्र सिंह ठाकुर सहित 14 वन अधिकारियों और कर्मचारियों के निलंबन की घोषणा की। गड़बड़ी करने वाले एक तत्कालीन DFO के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा समन्वय में भेजी जाएगी। इसके अलावा शासन को पहुंचाई गई आर्थिक क्षति की राशि की वसूली की कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से CO के द्वारा करोड़ों का मामला जो उनको दिया गया बिना तकनीकी स्वीकृति, बिना प्रस्ताव पारित किए और जिस प्रकार से वहां पर अनियमितता बरती गई है, घोर भ्रष्टाचार है। आसंदी का निर्देश और सभी लोगों ने सर्वसम्मति से इस बात को रखा। गुलाब कमरों जी उठाए थे और अंततः मंत्री जी ने उनको सस्पेंड करने की घोषणा की। वहीं शून्यकाल में भाजपा विधायकों ने कानून व्यवस्था का मामला उठाया। बीजेपी नेताओं ने सांसद रामविचार नेताम के घर चोरी, महासमुंद में ASI की हत्या, बच्चे के अपहरण समेत आपराधिक मामलों पर काम रोककर चर्चा करने की मांग की, जिसे नकारे जाने पर विपक्ष की नारेबाजी की वजह से 5 मिनट तक कार्यवाही रोकनी पड़ी। साथ ही कोरोना के दौरान रायपुर के इंडोर स्टेडियम में बनाए गए कोविड सेंटर में भ्रष्टाचार का मामला भी सदन में उठा, जिस पर मंत्री ने जांच कराने की बात कही। इंटर काम जो किराए से लिए हैं 20,10,000 का उनका पेमेंट करना बाकी है। यदि पूरे इंटर काम को भी वहां पर लगा दे तो 25 से 50,000 रुपए के उससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। AC 144 दिन चला है, 2,19,480 रुपये उसका किराया दिए हैं। आप अंदाज लगा सकते हो उस AC को खरीद लेता तो सरकार की राशि कितनी बचती है। इसके अलावा श्रमिकों के कल्याण, निर्माण में भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दे पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने उठाए, जिन पर चर्चा के बाद मंत्री ने जांच के आश्वासन दिए। राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।
तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से संबंधित विभागों के बजट पर चर्चा हुई और इस पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा, राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। केंद्र प्रवर्तित योजनाएं प्रभावित हो रही हैं और इसका असर राज्य के लोगों पर पड़ रहा है। रमन सिंह ने मुख्यमंत्री के कई विभागों में हुए कामकाज की तुलना अपने 15 साल के शासनकाल से की। जवाब में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भारत सरकार की कोल नीति ठीक नहीं है, इससे छत्तीसगढ़ को भारी नुकसान हो रहा है। छत्तीसगढ़ के साथ नाइंसाफी हो रही है। सीएम ने कहा कि केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार डीएमएफ में काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार 15 साल में बस्तर के बच्चों को 5वीं से ऊपर पढ़ा ही नहीं पाई। भाजपा शासनकाल में नक्सल क्षेत्र में स्कूल बंद थे, लेकिन हम आदिवासियों की मांग पर काम कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार हमारी योजनाओं को अवार्ड दे रही है। वहीं भाजपा विधायकों के आरोपों पर सीएम भूपेश ने कहा कि अधिकारियों के ट्रांसफर के लिए अगर पैसे लेन देन के साक्ष्य हैं तो हमें जानकारी दें, राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। हर साल 13,222 करोड़ सिर्फ ब्याज के रूप में पटाने की जरूरत होती है। इतना ज्यादा बढ़ चुका है ब्याज। पिछले 15 साल में जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में निर्माण हुआ उसका आधा 1/3 तो ये हालत है कि ये ना ट्रांसमिशन लाइन बिछा पा रहे हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बिछा पा रहे हैं। किसी भी अधिकारी की जिम्मेदारी है कि जिस पद पे वो बैठे हैं उसके साथ न्याय करे। जनता की सेवा के लिए बैठे हैं, केवल वो कुर्सी की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है। यदि वो काम नहीं करे तो हटा दिया जाएगा। तो सरकार पूरा संरक्षण भी देती है, प्रोत्साहन भी देती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर को 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। सरवटे बस स्टैंड परिसर में हुए कार्यक्रम में मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक रमेश मिंदोला, महेंद्र हाडिया, आकाश विजयवर्गीय शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से और सांसद शंकर लालवानी दिल्ली से वर्चुअली जुड़े। मुख्यमंत्री ने 14 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित सरवटे बस स्टैंड का ई लोकार्पण किया, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ही यात्रियों के लिए कई सुविधाएं जुटाई गई हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने इंदौर में स्वच्छ भारत मिशन और वाटर प्लस के दिशा निर्देशों के तहत 80 करोड़ रुपए लागत के 2 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण भी किया। वहीं 300 जगहों से 3000 साइकिल को किराए पर देने की योजना की शुरुआत भी की। इस योजना का संचालन पीपीपी मॉडल पर होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने इंदौर वासियों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि इंदौर आने के बाद मेरा मन स्वच्छ हो जाता है। देश में कहीं भी जाओ, इंदौर के नाम के बिना मेरा भाषण अधूरा रहता है। बनाता उसमें मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे लगता है मैं भी इंदौरी हूं। इंदौर एक्सप्रेस तो आदर्श उदाहरण है। जनप्रतिनिधि, प्रशासन और जनता तीनों के साथ मिलकर काम करने। आजकल मैं ये कहता हूं इंदौर मॉडल लागू करो, इंदौर की तरह काम करो। ये प्रकाश सोनकर जी इस क्षेत्र में ही जन्मे हैं, यहाँ के कद्दावर नेता रहे हैं, इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग रखी कि सरवटे बस स्टैंड पे एक मूर्ति प्रकाश सोनकर जी की भी लगाई जाए। शिवराज जी जो कि मध्य प्रदेश के विकास और प्रगति में एक नया इतिहास उनके नेतृत्व में लिखना है और ये सपनों के शहर को कार में परिणित कर ये सौगात उसी बात की एक विकास और प्रगति की बुनियाद है। भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में अब्दुल्ला खां हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। टूर्नामेंट का उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण के साथ किया। इस दौरान उन्होंने टूर्नामेंट में शामिल 12 टीमों के खिलाड़ियों से मुलाकात की। साथ ही हाल ही में हुई फेंसिंग और बैडमिंटन की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रदेश को पदक दिलाने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि भोपाल को कभी हॉकी की नर्सरी कहा जाता था। हमारी कोशिश है कि फिर से ऐसी सुविधाएं दी जाए ताकि भोपाल एक बार फिर से हॉकी की नर्सरी बन जाए। वहीं खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में अब खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं दी जा रही हैं और हमारे बच्चे प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। हॉकी भोपाल की नर्सरी रही है और एक नहीं अनेकों ओलंपियंस भोपाल ने दिए हैं। अब फिर से भोपाल हॉकी की नर्सरी बने, इसके लिए 5-5 एस्ट्रो टर्फ भोपाल में बनाए जा रहे हैं। और अब मैं आपको बताऊं इसी पोडियम से कि शायद अगले साल
आपकी एशियन चैंपियनशिप्स यहाँ आने वाली है, क्योंकि आपकी एकेडमी की जो सुविधाएं हैं वो कहीं और इंडिया में नहीं है। और NRAI जो बॉडी है शूटिंग की, वो अब बिड कर रही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर बाबा की छवि की अपार सफलता के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में भी बुलडोजर की एंट्री हो गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर भी जमकर चल रहा है। मध्य प्रदेश में अपराधियों के घरों को बगैर देरी के जमींदोज किया जा रहा है। सबसे ताजा मामला रायसेन और श्योपुर का है, जहां श्योपुर में बलात्कारियों के घर और रायसेन में हिंसा फैलाने वालों के घरों पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई है। ऐसे में इस बीच बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा का पोस्टर सामने आना आधिकारिक तौर पर मध्य प्रदेश में मामा का बुलडोजर पर मोहर लग गई है। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपने सरकारी निवास के बाहर मामा का बुलडोजर स्लोगन लिखा एक बड़ा सा होर्डिंग लगवाया है, जिसमें लिखा है कि बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ जो करेगा उसके द्वार पहुंचेगा मामा का बुलडोजर। जायजा लिया IBC 24 संवाददाता सुधीर दंदोतिया ने। उत्तर प्रदेश चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा के अवतार के बाद में अब बुलडोजर की एंट्री मध्य प्रदेश की सियासत में हो चुकी है। और आप देखेंगे इस समय राजधानी भोपाल में जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पोस्टर लगाए और जिसमें साफ तौर पर मामा का बुलडोजर, जैसे बाबा का बुलडोजर उत्तर प्रदेश में हिट हुआ था, लगभग उसी तर्ज पर मामा का बुलडोजर के पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं। और नीचे हैशटैग बुलडोजर मामा ये भी साफ तौर पर दर्शाया गया है। और आपको इसके पीछे का कारण बताया कि मध्य प्रदेश के अंदर पिछले कुछ दिनों से जो दंगाई हैं, जो बलात्कारी या फिर इस तरीके के अपराध करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ सरकार का बुलडोजर बड़ी तेजी से चल रहा है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कार्रवाइयां की गई थी, लगभग उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जो नया अवतार है बुलडोजर मामा का अवतार, वो भी काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। लिहाजा ये पोस्टर लगाया, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चर्चा का इस समय विषय बना हुआ है सियासत के गलियारे में, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगली साल चुनाव है। लिहाजा सबकी निगाह इस बात पर है कि जैसे योगी आदित्यनाथ को उनके बुलडोजर अवतार यानी कि बुलडोजर बाबा ने सफलता दिलाई थी, क्या मध्य प्रदेश के अंदर भी शिवराज मामा का बुलडोजर मामा अवतार जो है फिर से कमाल दिखाएगा। कैमरामैन विनीत के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने मार्च 2022 से सरकारी कर्मचारियों का 11% महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने जन्मदिन पर प्रदेश के 4.5 लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 11% बढ़ाकर 31% करने की घोषणा की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि अप्रैल की सैलरी में कर्मचारियों को बढ़ी हुई राशि मिलेगी, जिसके बाद विधानसभा बजट सत्र और कैबिनेट बैठक में भी इसे पेश किया गया था। मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग की तर्ज पर अब जेल विभाग में भी पदोन्नति में से वंचित अधिकारियों कर्मचारियों को पात्रता के अनुसार उच्च पदों का प्रभार दिया जाएगा। जेल विभाग के अपर सचिव ललित दहिमा ने उच्च पदों का प्रभार देने की व्यवस्था लागू किए जाने को लेकर सोमवार को आदेश जारी किए। पात्र और योग्य अधिकारियों का निर्धारण करने के लिए जेल डीजी की अध्यक्षता में छानबीन समिति गठित होगी। इसमें एक सदस्य SC ST वर्ग का भी होगा। व्यवस्था के मुताबिक जिला जेल अधीक्षक का प्रभार उप जेल अधीक्षक या वरिष्ठ परिवीक्षा और कल्याण अधिकारी को दिया जाएगा। उप जेल अधीक्षक का प्रभार सहायक जेल अधीक्षक को मिलेगा। सहायक जेल अधीक्षक पद का प्रभार प्रमुख प्रहरी का प्रभार मुख्य प्रहरी और मुख्य प्रहरी का प्रभार प्रहरी को दिया जाएगा। इसके आदेश जेल डीजी शासन से प्रशासकीय अनुमोदन लेने के बाद जारी करेंगे। उच्च पदों का प्रभार देने के लिए 5 साल का गोपनीय रिपोर्ट भी देखा जाएगा। छत्तीसगढ़ के कोल बेस्ड उद्योगों के सामने बड़ा संकट पैदा हो गया है। करीब 6 महीने पहले कोयले की कमी का सामना कर रहे उद्योगों को आने वाले वित्तीय वर्ष में कोयले की कमी से जूझना पड़ेगा। हालात ऐसे ही रहे तो छत्तीसगढ़ के कई उद्योग बंद हो जाएंगे। दरअसल कोल इंडिया ने अपनी अनुषंगी कंपनी SECL को यह साफ निर्देश दिया है कि वो छत्तीसगढ़ और बाहरी राज्यों के CPP आधारित उद्योगों को रेलवे परिवहन के जरिए मात्र 2 रैक ही उपलब्ध कराएगी, जबकि रोड सेल से 37,000 टन कोयला उद्योगों को दिया जा सकेगा। सामान्य दिनों में SECL नॉन पावर सेक्टर को हर दिन 8 से 10 रैक की आपूर्ति करता है। ऐसे ही रोड सेल से लगभग 80,000 टन कोयला उद्योगों को दिया जाता है।
नॉन पावर सेक्टर को कोयले की आपूर्ति में बड़ी कटौती छत्तीसगढ़ के अनेक उद्योगों के लिए तालाबंदी की स्थिति पैदा कर रही है। छत्तीसगढ़ उद्योग चैम्बर के अध्यक्ष रमेश अग्रवाल के मुताबिक कोल इंडिया ने ऐसा आदेश क्यों दिया, ये समझ से परे है। छत्तीसगढ़ सरकार को चाहिए कि वो जल्द इस मामले में केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग करे। सरकार ने पता नहीं किस मंशा से सारा कोयला पावर सेक्टर को डाइवर्ट करने का मन बनाया है, जबकि इससे बहुत बड़ी समस्या सारे उद्योगों के समक्ष आ जाएगी देश के कि उनको कोयला नहीं है और जो इंटरनेशनल प्राइस है कोल की वो लगभग 3 गुना से 4 गुना हो चुकी है और कोयला अवेलेबल नहीं है। तो ये बहुत बड़ी भयानक स्थिति बनेगी और बहुत सारे उद्योग इसमें बीमार हो जाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 64 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसमें मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहने वाले राम सहाय पांडे भी शामिल हैं, जिन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री से सम्मानित किया। 94 वर्ष के राम सहाय पांडे सागर के कनेरा देवगांव के निवासी हैं। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध राय नृत्य की देश विदेश में प्रस्तुतियां दे चुके हैं। कला के क्षेत्र में राम सहाय पांडे इसके पहले भी कई पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। राम सहाय पांडे 12 वर्ष की उम्र से राय नृत्य कर रहे हैं और इस नृत्य में महत्वपूर्ण मृदंग भी बजा रहे हैं। वे देश के प्रतिष्ठित मंचों के अलावा रूस, इटली, हंगरी, जापान आदि देशों में लोक नृत्य राय की प्रस्तुति दे चुके हैं। तो मध्य प्रदेश में एकमात्र जो पद्मश्री राम सहाय पांडे, जो कि लोक कला और संस्कृति के लिए जाने जाते हैं, उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ और आगे देखिए छत्तीसगढ़ी बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ। नमस्कार।